हाँ तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग द्विघात बहुपद पर चर्चा करेंगे और द्विघात बहुपद में उसके शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड या मध्यपद विभाजन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी द्विघात बहुपद का मध्यपद विभाजन करके और उसका शून्यक या मूल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों को जान लेना होगा कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक द्विघात बहुपद का मानक रूप या प्रसारित रूप कहा जाए तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहां देखने वाली बात यह है कि x² के गुणांक को a, x के गुणांक को b और जो अचर पद है उसको c कहा जाता है। तो मध्य पद विभाजन चूंकि नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें हमें बीच वाले पद यानी मध्य पद को विभक्त करना है, तोड़ देना है दो भागों में, इसीलिए इसको मध्य पद विभाजन या गुणनखंडन तोड़ना कहा जाता है। तो मध्य पद विभाजन में क्या किया जाता है, जो बीच वाला पद है इसे दो हिस्से में तोड़ दिया जाता है। जैसे मध्य पद हमारा bx है तो bx का गुणांक b है, तो b को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना होता है, b1 और b2, ये दो पार्ट्स में तोड़ना होता है। और इसे तोड़ने का शर्त क्या है कि इस दोनों के गुणा करने पर a और c के गुणनफल के बराबर प्राप्त हो। बस इस चीज का ध्यान अगर हम रखें तो मध्य पद विभाजन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बस एक शर्त याद रखना है कि हमें मध्य पद को इस तरह से दो भाग में तोड़ना है, इस तरह से दो भाग में विभक्त करके लिखना है कि उसका गुणनफल a और c के गुणनफल के बराबर हो जाए। सरल शब्दों में अगर हम लोग कहें, आसान शब्दों में जिसे हमें समझ में आ जाए, तो हम लोग इतना जान लें कि बीच वाले पद को हमें इस तरह से दो भाग में तोड़ना है कि दोनों किनारे वाले के गुणनफल के बराबर गुणनफल प्राप्त हो। ये चीजें तो हो गई बेसिक। अब हम लोग एक प्रश्न पर इसको हल करके यूटिलाइज करके देखते हैं कि किस तरह से हमें बीच वाले पद को तोड़ना है। उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न लिया है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसे हमें हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों को बताया गया है कि जो बीच का पद है, मध्य पद है, उसे दो पार्ट्स में लिखेंगे। यानी बीच का पद 7x है, 7x में हम अभी x को नजरअंदाज करते हैं, केवल गुणांक को ले लेते हैं, यानी 7 पर हम चर्चा करते हैं। तो हमें 7 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है। 7 को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए हम कई तरह के लिख सकते हैं, जैसे a का प्लस 6 7 हो जाएगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। इसके अलावे 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, 11 माइनस 4 7 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें तो 7 को कई तरह से दो पार्ट में लिखा जा सकता है। ऐसे में हम लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि अब हम लोग इसमें से किसको लिखें, और अगर हम इन सभी को लिखते हैं, चूंकि दो पार्ट में तोड़ना था तो दो पार्ट में तो तोड़ा जा चुका है 7 को, अगर हम लोग इनमें से सबको लिखे तो प्रत्येक का अलग अलग उत्तर हो जाएगा। तो ये समस्या है। तो इसके लिए हमने जो शर्त बताया
कि ए और सी के गुणनफल के बराबर गुणनफल प्राप्त होना चाहिए। इसमें ए पे हमने बताया कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहा जाता है। अब इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। और सी अचर पद को मैंने सी कहा था, तो सी 10 है। अब दोनों का गुणनफल 10 आ जाता है। तो हमने 7 को जो इतने हिस्सों में लिखा है, इसमें से प्रत्येक का गुणा करके देखते हैं कि किसका गुणनफल 10 आता है। अगर हम 6 का 1 के साथ गुना करते हैं तो 6 एकम 6, 3 का गुणनफल 4 से करते हैं तो ये 6 एकम 6, ये 3 चौका 12, ये 8 एकम 8, ये 9 दूना 18, ये 10 तीना 30 और 11 चौके 44 और 2 पांचे 10। हमने प्रत्येक हिस्से को जब गुणनफल किया, गुणा किया और गुणनफल प्राप्त किया, तो हमने क्या पाया, केवल एक ऐसा लिखा हुआ है, केवल एक ऐसा टुकड़ा है जिसका गुणा करने पर 10 आ रहा है। हमने 7 को इतने हिस्सों में तोड़ा, लेकिन प्रत्येक का गुणनफल जब हमने करके देखा तो ए और सी के गुणनफल अर्थात सरल शब्दों में दोनों किनारे वाले के गुणनफल 10 के बराबर केवल 2 और 5 का गुणनफल आया। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि बीच वाले पद को तोड़ना कैसे है। यानी कि बीच वाले पद को पहले 2 भागों में लिख लेंगे। इस तरह से जितना भी आप लोगों को होगा अपनी कॉपी पर रफ साइड में लिख लेंगे और लिखने के बाद उसका गुणनफल करके देख लेंगे कि किसका गुणनफल इन दोनों के किनारे वाले के गुणनफल यानी ए और सी के गुणनफल के बराबर है। अब जो गुणनफल आ गया तो इसे हमें लिखना है। ये तो हमें पता चल गया कि 7x को 2x और 5x में तोड़ना है। यहां तक हम लोगों को समझ में आ गई होगी कि 7x को हम 2x और 5x में तोड़ेंगे। अब सवाल यहां है कि लिखेंगे किसको, 2x को पहले लिखें या 5x को पहले लिखें। तो इसके लिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से किसी को पहले या किसी को बाद में लिख सकते हैं। इससे आपके प्रश्न के आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 2x को भी पहले लिख सकते हो, 5x को भी पहले लिख सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान यह रखना है कि जिसका जो चिन्ह रहेगा वो उसी के साथ रहेगा। अब चिन्ह कैसे तय हो कि हम लोग 2x और 5x में कौन से चिन्हों का प्रयोग करें, तो चिन्हों का निर्धारण करने के लिए फिर हम लोग एक बार जो तोड़े हैं उस पर आते हैं। हम लोगों ने 7 को जो तोड़ा है 2 और 5 के बीच में, तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आया है या 5 में से 2 घटाने पर 7 आया है। तो स्पष्ट तौर पर हम कहेंगे कि 2 में 5 को जोड़ने पर 7 आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब जोड़ने पर आएगा यानी बीच वाला पद को अगर जोड़ करके हम तोड़ रहे हैं तो ध्यान रखेंगे दोनों का चिन्ह एक ही लिखा जाएगा। अगर प्लस लिखेंगे तो दोनों में प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो दोनों में माइनस लिखेंगे। और यदि जैसे मान लो कि अगर हमारा आंसर 9 माइनस 2 हो जाता, अब अगर 9 माइनस 2 होता तो यहां घटाने पर आ रहा था, तो जब घटाने पर आएगा तो उसमें एक का चिन्ह प्लस और एक का चिन्ह माइनस रहेगा। उसमें से आपको एक प्लस में लिखना है और एक माइनस में लिखना है। तो ये तो पता चल गया कि अगर बीच वाला पद जोड़ने पर आ रहा है तो दोनों का चिन्ह एक ही रखेंगे और घटाने पर आ रहा है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग रखेंगे। लेकिन किसका कौन सा चिन्ह रखें? अगर दोनों का एक ही चिन्ह रखना है तो प्लस रखे कि माइनस रखे, और अगर अलग अलग चिन्ह रखना है तो किसको प्लस में लिखे किसको माइनस में। तो इसका निर्धारण हम लोग बीच वाले पद के चिन्ह से करते हैं। यदि दोनों को जोड़ने पर हमारा 7 आ रहा है यानी दोनों को जोड़ने पर बीच वाला पद प्राप्त हुआ तो दोनों का चिन्ह एक ही लिखना है और वो चिन्ह यहां पर
बीच वाले पद का जो चिन्ह होगा वही दोनों का चिन्ह होगा। जैसे हम लोग के प्रश्न में यहाँ प्लस का चिन्ह है तो 2x और 5x दोनों प्लस में लिखा है। अगर घटाने पर लिखना होता तो यहां का चिन्ह देखा जाएगा, इसका जो चिन्ह रहेगा उसमें से बड़े वाले का चिन्ह वह रहेगा। जैसे अगर यहाँ प्लस था तो बड़े वाले का चिन्ह प्लस और छोटे वाले का माइनस, अगर यहाँ माइनस रहता तो छोटे वाले का चिन्ह प्लस और बड़े वाले चिन्ह का माइनस, यानी यहाँ जिसका चिन्ह रहेगा वही बड़े वाले का चिन्ह। ये उस स्थिति में जब घटाने पर प्राप्त हो। हम लोग एक अन्य उदाहरण लेकर के उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि यहाँ हम लोगों का फिक्स हो गया कि बीच वाला पद यानी 7 को हम लोग 2x और 5x में तोड़े हैं, और चूंकि जोड़ने पर 7x आ रहा है इसलिए दोनों का चिन्ह एक ही होगा, और यहाँ चिन्ह प्लस का है इसलिए दोनों का चिन्ह प्लस होगा। तो अब इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। हमने पहले ही कहा था कि इसमें लिखते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि आगे किसको, आप बाद में किसको, इससे कोई मतलब नहीं। आप 2 को भी पहले लिख सकते हो, 5 को भी पहले लिख सकते हो। तो हमने 2x और 5x के रूप में इसको लिखा। अब ये लिख लेने के बाद चूंकि ये फिक्स हो गया था कि हमको किस तरह से तोड़ना है, तोड़ लिया, उसके बाद लिख लिया। तो लिखने के बाद हमने देखा कि जो हमारा बहुपद 3 पदों में था वह अब 4 पदों का हो गया। तो अब हम इसका जुग्म बना लेंगे, जोड़ा लगा लेंगे, पेयर लगा लेंगे। जब इसका पेयर प्राप्त हो गया तो अब क्या किया जाएगा, कॉमन किया जाएगा। क्योंकि 10 क्लास और 9 क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो कॉमन तो समझ में आता होगा कि कॉमन का तात्पर्य हिंदी में उभयनिष्ठ होता है, यानी जो दोनों में उपस्थित है उसको कॉमन कहते हैं। यहाँ कॉमन करने का तात्पर्य यह हुआ कि जो दोनों में उपस्थित है उससे भाग दे दिया जाए। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसमें x है और इसमें भी x है, तो दोनों में x कॉमन है, x से भाग देते हैं। अगर x स्क्वायर में x से भाग दिया जाए तो x 12 में कट जाएगा, और x से 2x में भाग दिया जाए तो x से x कट जाएगा, 2 बच जाएगा। उसी तरह यहां कॉमन करना है तो इसमें दोनों में हम देखेंगे तो प्लस और 5 कॉमन है, दोनों में 5 से भाग लग जाएगा। अब 5 से भाग दिया जाएगा तो x बचेगा, और फिर 5 दूना 10, 2 बचेगा, बराबर 0। इस तरह से अगला पद यह हुआ कि जब हम लोगों ने इसमें से कॉमन किया इस तरह से हमें प्राप्त होगा। यहां प्राप्त होने पर एक चीज का ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि जो कोष्ठ के अंदर प्राप्त हो रहा है दोनों देखिए सेम है। अगर दोनों सेम है तब समझिए कि हम सही बना रहे हैं। अगर आपका इसमें कोई भी चिन्ह में अंतर या अंकों में अंतर, किसी भी प्रकार की अंतर उत्पन्न हो जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो रहा है, अर्थात हमने जो तोड़ा है वो कहीं ना कहीं अलग होगा। तो एक बार इस पर ध्यान दे देंगे, और इसके बाद जो बाहर प्राप्त है कॉमन जो किया गया है वो एक जगह लिख दिया जाएगा, x और प्लस 5, और जो कोष्ठ है चूंकि दोनों एक ही है, सेम है, इसलिए इसको एक बार लिख दिया जाएगा, x प्लस 2। ये आपका गुणनखंडन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से मध्य पद विभाजन यानी गुणनखंड द्वारा किसी द्विघात बहुपद का गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। लेकिन जब हम 10 क्लास में पढ़ेंगे तो इस गुणनखंडन के बाद हमें इसका शून्यक निकालना होगा, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं। तो यहां से अब क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक को हल करेंगे। हमें जो 2 प्राप्त हुए हैं, 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन दोनों गुणनखंडों में से एक एक को बारी बारी हल करेंगे। जैसे चूंकि x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू हम जानते हैं
कि प्लस के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाली चीजें जब बराबर हो और बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ जो कोई अंक जाता है तो वह अपने चिन्हों में परिवर्तन कर देता है, ठीक विपरीत चिन्ह को धारण करता है। अगर एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस। उसी तरह से अगर गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा, अगर वर्ग है तो वर्गमूल, घन है तो घनमूल। तो यहां हमने देखा कि +5 है तो दूसरी तरफ जाकर के -5 हो जाएगा। x का यह एक मान आपको प्राप्त हो गया, यही शून्यक है। और दूसरा फिर लेंगे, चूंकि x + 2 = 0 तो x = फिर वही बात, इधर प्लस में है, बराबर के दूसरी ओर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार इस बहुपद के दो शून्यक, जिसको अल्फा और बीटा कहा जाता है, किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। जब आप बहुपद पढ़ना शुरू किए होंगे तो उसी समय बताया गया होगा, या आप हमारे बहुपद वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी चीजों पर पूरी विस्तार से चर्चा किया है कि किसी भी बहुपद के शून्यकों की संख्या, अगर वह बहुपद एक चर का है तो उसके शून्यकों की संख्या उनके घातों की संख्या के बराबर होता है। तो यहां द्विघात बहुपद है, इसके घात 2 हैं, इसलिए शून्यकों की संख्या भी 2 होगी। तो इसके शून्यकों को अल्फा और बीटा कहा जाता है। इसमें से किसी एक को आप अल्फा और किसी एक को बीटा कर सकते हैं। तो -5 और -2 ये अल्फा और बीटा प्राप्त हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को मैथ समझ में आ रहा होगा। बद्ध पद विभाजन करके किसी द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करना आप सीख गए होंगे। तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ से हट जाते हैं और आप लोग एक बार इस वीडियो को अपनी वीडियो को रोक करके और जो मैथ है उसको उतार लीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न को लेकर के। एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि जो थोड़ी बहुत डाउट हो उस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाए। एक बार याद दिला दूं कि जब भी हमें इस बहुपद को हल करना है तो बीच वाले पद को तोड़ना है। इस पर हमारा प्रश्न क्या है कि 6x² - 7x - 3 = 0। अब इसमें बीच वाले पद को तोड़ने का यह क्रिया मैंने बता दिया है। फिर इस बार 7 है तो 7 को उसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था, 1 + 6 7 हो जाएगा, 2 + 5 7 हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 8 - 1 7 होगा, 9 - 2 7 होगा, 10 - 3 7 होगा, 11 - 4 7 होगा, 12 - 5 7 होगा, 13 - 6 7 होगा। इस तरह से हम लोग कई चरणों में तोड़ सकते हैं। 7 को लिखना है। इसी तरह कोई भी प्रश्न हो, यहाँ बीच में आपका मध्य पद जो रहेगा उसको इस तरह से कई भागों में लिख सकते हैं, कई तरह से लिख सकते हैं। फिर दूसरी शर्त कि ए और सी का गुणनफल यानी दोनों किनारे वाले के गुणनफल के बराबर गुणनफल होना चाहिए। तो इस बार ए के जगह 6 और सी के जगह 3 है, तो 6 × 3 = 18, यानी गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त होना चाहिए। यहां हमने देखा 6 एकम 6, 2 पचे 10, 3 चौका 12, 8 एकम 8, 9 दूना 18, 10 तिया 30, 11 चौक 44, 12 पच्चे 60 और 13 छक 78। तो फिर हमने देखा कि केवल एक ऐसा पार्ट है जिसको गुणा करने पर 18 आ रहा है। इतने तरह से लिखा, लेकिन इसमें से केवल एक ही ऐसा है जिसको गुणा करने पर 18 आया, अर्थात ए और सी के गुणनफल के बराबर आया। ये जब भी आप तोड़िएगा इसी तरह से आपको एक ही ऐसा हिस्सा मिलेगा जिसका गुणनफल इसके बराबर हो जाएगा, बस उसको आप लिखना है।
तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जोड़ने पर जो 7 आया था तो दोनों का चिन्ह एक ही हुआ। और उसी दौरान मैंने आपको समझाया कि चिन्हों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जोड़ने पर हमारा प्राप्त होता है तो दोनों का चिन्ह एक ही रहेगा, लेकिन यदि घटाने पर आ रहा है तो चिन्ह अलग अलग हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक ऐसा उदाहरण लिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इस प्रश्न को समझ में आ जाए। तो यहां देखिए 9 में से 2 हम घटा रहे हैं तब 7 आ रहा है। ये तो फिक्स हो गया कि 9x को हम लोग 7x को हम लोग 9x और 2x में लिखेंगे। इसमें से किसी को आगे किसी को बाद में लिखा जा सकता है, इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को इसमें किसी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को इसमें से आगे किसी को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन चिन्हों का निर्धारण होगा। तो जिस तरह से देखा गया कि जोड़ने पर प्राप्त हुआ था और दोनों का चिन्ह एक ही हुआ और यह तय हुआ कि यहां पर जो चिन्ह था वही दोनों का चिन्ह लिखा गया। उसी दौरान मैंने आपको समझाया कि अगर घटाने पर आ रहा है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग होगा, एक को प्लस में लिखना होगा, एक को माइनस में लिखना होगा। अब किसको प्लस में लिखें और किसको माइनस, ये तय करने के लिए फिर से प्रश्न में आते हैं और बीच वाले पद का चिन्ह देखेंगे। जो चिन्ह यहां रहेगा इसमें से बड़े वाले पद का चिन्ह वही रहेगा। यानी कि यहां माइनस है तो 9 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस, अलग अलग चिन्ह हो गया। जब घटाना होगा तो अलग अलग चिन्ह लिखना होगा और इसका जो चिन्ह होगा, यहां पर जो चिन्ह होगा वो बड़े वाले का चिन्ह होगा और दूसरा ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि 9 को -9x लिखना है और 2 को +2x लिखना है। अब इसमें से किसी को पहले किसी को बाद में लिख सकते हो। जैसे अब इसको हमें लिखना है 6x² और अब 7x के जगह क्या लिखेंगे, -9x + 2x और इसके बाद -3 बराबर। समझ में आ गया होगा। जब इसको इस तरह से मध्य पद को विभक्त करके लिख लेंगे तो हमें 4 पद प्राप्त होंगे। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब 4 पद प्राप्त हुआ तो पहले इसका जुग्म बनाइए, जोड़ा बनाइए, पेयर लगाइए और जब जोड़ा बन गया तब कॉमन करना है। और कॉमन का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया कि बस देख लेना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे दोनों में भाग लग रहा हो। जिससे दोनों में भाग लगेगा वही कॉमन होगा। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 3 से इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लग जाएगा तो 3 कॉमन हो गया। और एक x है जिससे दोनों में भाग लग जाएगा तो 3x से हमने भाग दिया, यानी 3x कॉमन किया। जब 3x कॉमन करेंगे तो 3 दूनी 6, यहां 2 हो जाएगा और x से x² में भाग देंगे तो x बाद में कट जाएगा। तो 6x² से 3x कॉमन किया तो 2x बच गया, माइनस x से x में भाग दिया ये तो एक बार में कट गया और 3 से 9 में भाग दिया तो 3 3 9, तो यहां पर 3 हो गया। अब यहां देखेंगे सबसे पहले तो प्लस कॉमन हो जाएगा। इसके बाद दोनों में अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हमें लगता है कि भाग लगे। दोनों में उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रही है तो हम जानते हैं कि 1 से किसी भी संख्या में भाग लग जाएगा, इसलिए 1 कॉमन करते हैं तो ये 2x -3 बच गया बराबर 0। फिर देखेंगे हमने पहले ही आपको बताया था कि जब कोष्ठ में दोनों जगह एकदम सेम टू सेम आ जाए तो समझें कि हम सही बना रहे हैं। अगर कहीं इसमें अलग आया तो समझिए कि कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही है। अब जब ये प्राप्त हुआ तो अगला चरण क्या बताया कि अगले चरण में जो कोष्ठ से बाहर कॉमन किया गया इसको एक जगह लिखेंगे 3x + 1 और कोष्ठ में चूंकि दोनों जगह एक ही चीजें हैं इसको एक बार लिखेंगे 2x -3, ये हमारा गुणनखंड हो गया। लेकिन यदि शून्यक निकालना है तो फिर बराबर 0। अब एक एक को बारी बारी से हल करेंगे। चूंकि 3x + 1 बराबर 0 है तो 3x बराबर इधर +1 है, बराबर के दूसरी ओर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा।
चिन्ह बदल जाता है। और जब भी आपको हल ज्ञात करना होता है किसी प्रश्न का, तो यही होता है कि आप चर मान को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ कर देंगे। तो हम लोगों को अभी 3x प्राप्त हुआ है, चर और अचर दोनों इस तरफ है, तो इसमें से अचर पद को इधर ला देंगे, यानी एक कदम और आगे बढ़ेंगे, एक चरण और आगे चलेंगे। x इक्वल टू -1 और इधर 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। जब दो पदों के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, इसका मतलब कि दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। यहां दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, और जब गुणा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा चिन्ह हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा, और भाग को हम लोग बटा में लिखते हैं, तो -1/3। अब हम दूसरे वाले को हल करते हैं। 2x -3 = 0। तो फिर इसी तरह से 2x बराबर, इस तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो उल्टा चिन्ह होगा, यानी +3 होगा, और x बराबर 3, फिर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का चिन्ह छिपा हुआ, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो बटा 2, ये हो गया 3/2, यानी अल्फा हो गया -1/3 और बीटा हो गया 3/2। उम्मीद है आप लोगों को द्विघात बहुपद का गुणनखंडन ज्ञात करना मध्य पद विभाजन विधि से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, प्रश्न भी समझ में आ रहे होंगे। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें, और अगर किसी तरह की समस्या है, अगर कोई डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है या अन्य किसी भी तरह की, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं कैमरे के इस तरफ से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग कैमरे के उस तरफ से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम दोनों के बीच जो संपर्क का साधन है वह कमेंट ही है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि हमने जो प्रयास किया आपको इस प्रश्न को समझाने को, हम आपको जो पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या हम अपने प्रयास में सफल है कि नहीं, ये आपके कमेंट से हमें पता चलता है। तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगले वीडियो के लिए हम आप लोगों से चाहेंगे कि तब तक के लिए हमें विदा करें, लेकिन ध्यान रखें, सब्सक्राइब करना कभी भूलें नहीं।